हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से इस सीरीज़ में आपका स्वागत है। अब तक अपन ने इस सीरीज़ के 4 पार्ट डिस्कस कर लिए हैं। चलिए आगे डिस्कस करते हैं। यह लास्ट क्वेश्चन था अपना पिछले वीडियो में, प्रत्यावर्तक की रेटिंग क्या होती है। कुछ लोगों ने इसका वीडियो में आंसर कमेंट सही किया है, कुछ ने गलत भी किया है। इसका राइट आंसर होगा केवीए। जो अपना अल्टरनेटर होता है उसकी रेटिंग अपन केवीए में मापते हैं। चलिए अब अपन आगे डिस्कस करते हैं। अभी तक 100 क्वेश्चन अपन ने डिस्कस कर लिए थे। अगर आपने वह क्वेश्चन नहीं देखे तो उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए 101 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। यदि संधारित्र प्रकार का टेबल फैन विपरीत दिशा में चलता हुआ पाया जाता है तो उसे सही दिशा में चलाने के लिए क्या करना चाहिए, बताइए। संधारित्र प्रकार का टेबल फैन विपरीत दिशा में चल रहा है तो उसे सही दिशा में चलाने के लिए अपन क्या करेंगे। संधारित्र का जोड़, रेगुलेटर का जोड़ बदलेंगे या सप्लाई लीड बदलेंगे या मेन स्टार्टिंग वाइंडिंग का कॉन्टेक्ट या जोड़ बदलेंगे। तो अगर ऐसा उल्टी दिशा में अपना टेबल फैन चल रहा है तो अपन मेन जो स्टार्टिंग वाइंडिंग है उसका जॉइंट चेंज करेंगे। इसका राइट आंसर हुआ ऑप्शन नंबर डी। 102 नंबर क्वेश्चन। 4 पोल 50 हर्ट्ज समकालिक यंत्र निम्नलिखित में से किस गति पर चल सकता है। जल्दी से कमेंट करके आंसर बताइए। क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़ना। एक 4 पोल 50 हर्ट्ज समकालिक यंत्र निम्नलिखित में से किस गति पर चल सकता है। इसमें अपने को दिया है पोल 4, फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज। तो अपन किस फॉर्मूले से ज्ञात करेंगे, एन इक्वल 120 F/P। पोल का मान 4, फ्रीक्वेंसी का मान 50 हर्ट्ज। तो सोल्व करेंगे तो राइट आंसर क्या आएगा, 1500 RPM। कुछ लोगों ने सही कमेंट करके बताया है। आप हम वीडियो अंत तक ज़रूर देखें। अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। वह साथ में कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको हमारे वीडियो कैसे लग रहे हैं और अपना एक फीडबैक कमेंट ज़रूर देके जाएं। चलिए 103 नंबर क्वेश्चन। ब्रिटानिया जोड़ एक प्रकार का विद्युतीय जोड़ है। इसे निम्नलिखित में से किसके लिए उपयोग किया जाता है। जो ब्रिटानिया जोड़ है वो एक इलेक्ट्रिकल जॉइंट है। इसे अपन निम्नलिखित में से किसके लिए यूज करते हैं। कंड्यूट वायरिंग के लिए, पावर वायरिंग, ऊपरी तार व भूमिगत केबल। जो अपना ब्रिटानिया जोड़ होता है वह अपन किसके लिए यूज करते हैं, जल्दी से बताइए। ब्रिटानिया जोड़ का यूज ओवरहेड लाइनों के लिए ओवरहेड लाइनों में जोड़ किया जाता है। इसका राइट आंसर क्या हुआ, ऑप्शन नंबर सी। किसी स्टार्टर में 230 वोल्ट रेटिंग वाली एनवीसी कोयल निम्नलिखित में से किसके साथ जुड़ी होती है। एक स्टार्टर है, 230 वोल्ट रेटिंग वाली एनवीसी कोयल किसके साथ जुड़ी होती है, बताइए जल्दी से। एनवीसी की फुल फॉर्म क्या होती है, नो वोल्ट कोयल। एनवीसी होती क्या है, ये एक सिलिकॉन मिश्र धातु की पट्टियाँ होती है, उन पे एक वाइंडिंग करी जाती है। और एनवीसी का कार्य क्या होता है, पूर्ण गति की स्थिति में जब स्टार्टर होता है, जब पूर्ण गति की स्थिति में मोटर आ जाती है अर्थात ऑन स्थिति में एनवीसी हैंडल को बनाए रखती है। सप्लाई जाते ही एनवीसी अपने एनवीसी हैंडल को छोड़ देती है। इसका राइट आंसर क्या होता है, 230 वोल्ट रेटिंग की सप्लाई की अगर एनवीसी है तो उसे अपन फेस और न्यूट्रल के बीच में डायरेक्ट जोड़ सकते हैं। इसका राइट आंसर हुआ ऑप्शन नंबर डी। चलिए 105 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सामान्य उम्र के स्वस्थ स्वास्थ्य वाले व्यक्ति का प्रतिरोध कितना होता है। एक सामान्य उम्र का व्यक्ति है जो स्वस्थ है तो उसके शरीर का रेजिस्टेंस क्या होगा, 10 किलो ओम, 5 किलो ओम, 1 किलो ओम या 0.5 किलो ओम। जल्दी से कमेंट करके बताएं। इसका राइट आंसर क्या होगा, सामान्य स्वस्थ व्यक्ति का प्रतिरोध क्या होगा, 1 किलो ओम। इसका राइट आंसर हुआ ऑप्शन नंबर सी। चलिए
106 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित विकल्पों में से बहुचुंबकीय पदार्थ कौन सा है, बताइए। बहुचुंबकीय पदार्थ, बहुचुंबकीय पदार्थ कौन से होते हैं, बताइए। बहुचुंबकीय को अपन क्या बोलते हैं, फेरोमैग्नेट बोलते हैं। वे पदार्थ जो एक चुंबक द्वारा बहुत अधिक आकर्षित होते हैं तथा जिसमें उच्च चुंबकीय गुण होते हैं, अपन उसे बहुचुंबकीय या फेरोमैग्नेटिक मटेरियल बोलते हैं। जैसे शुद्ध लोहा, कोबाल्ट, स्टील, निकल आदि किस में आते हैं, इसके एग्जाम्पल्स हैं। और इसमें अपने को पूछा है इसका राइट आंसर क्या है। इसमें जो मैंने बोले वो ऑप्शन में है लोहा, कोबाल्ट, स्टील, निकल। निकल है इसके अंदर, तो इसका राइट आंसर हो क्या हुआ, ऑप्शन नंबर सी। इस निकल के अलावा आप याद रखना लोहा भी होता है, कोबाल्ट, लोहा, कोबाल्ट, स्टील ये भी होते हैं। और पैरामैग्नेटिक मटेरियल में एल्यूमिनियम ये आदि आते हैं। ये सब जो एल्यूमिनियम है किस में आता है, ये पैरामैग्नेटिक मटेरियल में आता है। और जो कॉपर है अपना तांबा, वो डायामैग्नेटिक मटेरियल है, कॉपर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 107 नंबर, ट्रांसफॉर्मर के लिए सबसे उपयुक्त विद्युतरोधी तरल कौन सा है। ट्रांसफॉर्मर के लिए सबसे उपयुक्त इंसुलेटिंग लिक्विड क्या होता है, पानी, क्रूड ऑयल, खनिज तेल, वार्निश। बताइए जल्दी से कमेंट करके। ट्रांसफॉर्मर में सबसे उपयुक्त विद्युतरोधी होता है खनिज तेल। यह खनिज तेल इंसुलेशन के साथ साथ कूलिंग का कार्य भी करता है ट्रांसफॉर्मर के अंदर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 108 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। यदि 10 AH अर्थात 10 एम्पियर घंटा क्षमता वाली बैटरी से 8 एम्पियर करंट लिया जा रहा है तो लगभग कितने घंटे चलेगी। एक 10 एम्पियर घंटे क्षमता की बैटरी है, उससे अपन 8 एम्पियर करंट ले रहे हैं, तो वह लगभग कितने घंटे चलेगी, बताइए। बैटरी की क्षमता किसकी AH में मापते हैं अपन बैटरी की क्षमता, ठीक है। बैटरी की क्षमता कितनी होती है, 100 एम्पियर। अपने को 10 कितना दिया, 100 एम्पियर। ये 10 एम्पियर नहीं है, थोड़ा मिसप्रिंट है। 10 एम्पियर 10 एम्पियर के अकॉर्डिंग इसमें ऑप्शन ही मिलेंगे। ये 100 एम्पियर है, टाइपिंग मिस्टेक है, सॉरी। इसके अकॉर्डिंग 100 ये दिया है, एम्पियर अपने को 8 लेना है, कितने घंटे तक देगी। कैलकुलेट करो कितना आया, 100 में 8 का भाग देंगे तो क्या आता है, 12.5। तो इसका राइट आंसर क्या हुआ, ऑप्शन नंबर ए। ये बहुत ईजी है, फॉर्मूले में मान रखे अपने को क्षमता दी है तो 100 AH ईजी निकल गया। चलिए 109 नंबर क्वेश्चन, किसी वाहन की प्रकाशीय प्रणाली के लिए किस बल्ब में 2 तार होते हैं। किसी वाहन की प्रकाशीय प्रणाली के लिए किस बल्ब में 2 तार होते हैं। इसका राइट आंसर होगा हेडलाइट में, ऑप्शन नंबर सी। 110 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से प्रतिकर्षण मोटर की कमी नहीं है, बताइए। निम्नलिखित में से प्रतिकर्षण मोटर की कमी नहीं है, बताइए। ब्रश पर स्पार्किंग करने की प्रकृति, उच्च पावर फैक्टर, लोड के साथ गति में बदलाव, निम्न पावर फैक्टर। प्रतिकर्षण मोटर की कमी क्या नहीं है इसमें, इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, उच्च पावर फैक्टर। प्रतिकर्षण मोटर की निम्न कमी होती है, क्या होती है, ब्रश स्पार्किंग करने की प्रकृति यह प्रतिकर्षण मोटर की कमी है। और दूसरी निम्न पावर फैक्टर होता है इसकी कमी क्या होती है, इसका लो पावर फैक्टर होता है जो अपनी रिपल्शन मोटर होती है उसका। और एक कमी और क्या होती है, लोड के साथ गति में बदलाव होता है इसके, ये इसकी कमियां हैं। ब्रश पे स्पार्किंग होना, लो पावर फैक्टर, जबकि यहाँ आपने को क्या दिया है ऑप्शन में, उच्च पावर फैक्टर, इसलिए इसकी कमी नहीं हुई।
और लोड के साथ गति में बदलाव है, इसकी कमी है। और जो प्रतिकर्षण मोटर है उसके लाभ क्या होते हैं, इसमें एक तो सेंट्रीफ्यूगल स्विच नहीं होता, इसका स्टार्टिंग टॉर्क हाई होता है, इस मोटर का स्टार्टिंग टॉर्क हाई होता है, और स्पीड रेगुलेशन कांस्टेंट होती है इसकी। इसे अपन 10 HP के लगभग तक बना सकते हैं। प्रतिकर्षण मोटर का यूज़ कहाँ किया जाता है, प्रतिकर्षण मोटर का यूज घरेलू फ्रिज, पेट्रोल पंप, मशीन टूल, लिफ्ट होइस्ट, कंप्रेसर आदि में किया जाता है। यह भी आपको ध्यान में रखना है। चलिए नेक्स्ट 111 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। स्लीपिंग इंडक्शन मोटर, स्लीपिंग इंडक्शन मोटर में रोटर करंट आवृत्ति निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करती है, बताइए। स्लीपिंग इंडक्शन मोटर की जो रोटर फ्रीक्वेंसी है वो किस पर डिपेंड करती है, बताइए। एफ इक्वल क्या होता है, एफ आर एस, अर्थात ये यहाँ एफ आर क्या है, रोटर फ्रीक्वेंसी, एफ सप्लाई फ्रीक्वेंसी और एस स्लिप। तो इसके अकॉर्डिंग क्या हुआ, स्लिपिंग इंडक्शन मोटर में रोटर करंट की आवृत्ति स्लिप की मात्रा पर डिपेंड करेगी, अर्थात इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी छत पंखा के परिपथ में नियंत्रक का उपयोग क्यों किया जाता है, बताइए। छत का जो पंखा होता है उसमें रेगुलेटर का उपयोग क्यों किया जाता है, बताइए। विद्युत प्रवाह को कम करने के लिए, पंखे में लगे वोल्टेज को कम करने के लिए, गति बदलने के लिए, टॉर्क बढ़ाने के लिए। छत पंखे में रेगुलेटर का यूज किस लिए करते हैं, जल्दी से कमेंट करके बताएं। इसका राइट आंसर क्या होगा, वोल्टेज कम करने के लिए अपन रेगुलेटर लगाते हैं जिससे उसकी स्पीड ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 113 नंबर। अनुनादी आवृत्ति पर प्रेरक प्रतिघात का मान निम्नलिखित में से किसके समान होता है। अनुनादी आवृत्ति अर्थात क्या होता है, बताएं। रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी पर प्रतिघात अर्थात इंडक्टिव रिएक्टेंस की वैल्यू निम्न में से किसके समान होती है, बताइए। अनुनाद कंडीशन क्या होती है, जब एक्सएल इक्वल एक्स ही होता है, वो तो अपनी रेजोनेंस कंडीशन होती है। और अनुनादी आवृत्ति का फॉर्मूला क्या होता है, रेजोनेंस एफ आर, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी इक्वल 1/2 पाई अंडररूट क्या होता है, एल सी। ये अपना रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता है, ये आपको याद होना चाहिए। रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या हुआ, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी इक्वल 1/2 पाई अंडररूट एल सी, ये रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला है। तो बताइए अनुनादी आवृत्ति पर प्रेरक प्रतिघात के मान निम्नलिखित में से किसके समान होता है। तो इसके अकॉर्डिंग इसका राइट आंसर क्या हुआ, इसके अकॉर्डिंग इसका राइट आंसर हुआ ऑप्शन नंबर बी, संधारित्र का प्रतिघात। सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 114 देखते हैं। किसी पिंजरी इंडक्शन मोटर का शुरुआती टॉर्क कम होने के कारण निम्नलिखित में से क्या है। जो अपना स्क्वायर केज इंडक्शन मोटर है उसका स्टार्टिंग टॉर्क कम होने का कारण इनमें से क्या होता है, बताइए। स्क्वायर केज इंडक्शन मोटर का स्टार्टिंग जो टॉर्क है वो कम होने का कारण निम्नलिखित में से क्या है। जो अपनी स्क्वायर केज इंडक्शन मोटर होती है वो स्टार्टिंग के समय करंट क्या लेती है, हाई लेती है। तो इसमें ऑप्शन कौन सा है, उच्च स्टार्टिंग करंट एक इसमें है एक इसमें है। चलो अगर वो हाई स्टार्टिंग करंट ले रही है तो उसका पावर फैक्टर क्या होता है, निम्न होगा। मोटर स्टार्टिंग में हाई करंट लेगी तो उसका स्टार्टिंग पावर फैक्टर कम होगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो, ऑप्शन नंबर बी। स्क्वायर केज इंडक्शन मोटर का स्टार्टिंग टाइम में हाई स्टार्टिंग करंट लेता है तथा लो स्टार्टिंग पावर फैक्टर होता है, जिसके कारण
जिसमें स्क्वायल गेज इंडक्शन मोटर का प्रारंभिक टॉर्क कम होता है, अर्थात प्रारंभिक टॉर्क फुल लोड टॉर्क का 1.5 गुना होता है, जबकि प्रारंभिक करंट फुल लोड करंट की कितनी होती है, 5 से 7 गुना होती है। ये आपको याद रखना है। रोटर का प्रतिरोध स्थिर होता है, उसे प्रतिघात की अपेक्षा बहुत कम होता है। रोटर का रेजिस्टेंस तो स्थिर होता है, जबकि उसमें प्रतिघात अपेक्षा बहुत कम होता है। जब वो रोटर घूमेगा उसके बाद प्रतिघात का मान बढ़ता है और उसके बाद करंट की वैल्यू डाउन आती है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 115। किसी बेडरूम में कितने सॉकेट लगा सकते हैं? आईएसआई की नियम के अकॉर्डिंग ये डीएमआरसी के एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है। इसका राइट आंसर डीएमआरसी ने क्या माना था? इसका राइट आंसर माना था डीएमआरसी ने 6 एम्पियर 3 नग, 16 एम्पियर 1 नग। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। यह क्वेश्चन डीएमआरसी में लगभग हर साल पूछा जाता है। मैंने वहीं से डीएमआरसी के पेपर से क्वेश्चन उठाया है। चलिए, ये जितने भी अपन क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं कि लगभग किसी ना किसी प्रीवियस एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस हैं। चलिए नेक्स्ट 116 नंबर क्वेश्चन। किसी स्टार्टर को चुनते व इंसुलेटेड करते समय किन किन बातों या कारकों पर विचार नहीं किया जाना चाहिए? किसी स्टार्टर को अगर अपन सेलेक्ट कर रहे हैं या इंसुलेटेड कर रहे हैं तो किन किन बातों या कारकों पर विचार नहीं किया जाना चाहिए? इसका राइट आंसर क्या होगा? मोटर का आकार पे, मोटर का प्रकार व स्टार्टिंग आवृत्ति, मोटर की वोल्टेज रेटिंग, मोटर की करंट। स्टार्टर को चुनते या इंसुलेटेड करते समय मोटर की वोल्टेज रेटिंग, करंट रेटिंग तथा लोड का प्रकार व स्टार्टिंग आवृत्ति देखते हैं अपन। मोटर का आकार देखना ये सही बात नहीं है। मोटर का आकार अर्थात मोटर कितनी बड़ी है ऐसे देख के थोड़ी, मोटर की क्षमता देख के करते हैं ना, कितने एचपी की मोटर है उसके अकॉर्डिंग स्टार्टर लेते हैं। मोटर की साइज़ के अकॉर्डिंग तो अपन लेते ही नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। चलिए, 2 किलोवाट के 200 वोल्ट वाला डीसी जनरेटर करंट के कितने लोड की आपूर्ति कर सकता है? एक 2 किलोवाट का 200 वोल्ट वाला डीसी जनरेटर करंट के कितने लोड की आपूर्ति कर सकता है? अपने को पावर क्या दी है? 2 किलोवाट। वोल्टेज क्या दिया है? 200 वोल्ट। और क्या है? डीसी जनरेटर तो पावर फैक्टर 1 होगा। तो अपने को डायरेक्ट फॉर्मूला लगाओ, P = VI। डीसी में को आगे पावर फैक्टर तो आएगा नहीं, पावर फैक्टर डीसी में यूनिटी होता है। तो इसको P दिया है, V दिया है, रखो फॉर्मूले में, सोल्व करेंगे तो क्या आएगा? 10 एम्पियर। इसका राइट आंसर हो गया 10 एम्पियर। लोड धारा कितनी आई? 10 एम्पियर। समझ गए? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 118। 3 फेज 415 वोल्ट डेल्टा कनेक्शन वाली 3 फेज मोटर का उपयोग फुल लोड करंट कितना होगा? एक 3 फेज 415 वोल्ट डेल्टा कनेक्शन वाली 3 फेज मोटर का उपयोग फुल लोड करंट कितना होगा? बताइए, इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा 4.5 एम्पियर। अगर इस क्वेश्चन का आपको सॉल्यूशन चाहिए तो आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो। हमारी इंस्टाग्राम आईडी है study@technical studies। चलिए नेक्स्ट 119 नंबर क्वेश्चन। डियोल स्टार्टर द्वारा शुरू किए जाने वाले किसी 3 फेज प्रेरक मोटर में परिपथ दोष शॉर्ट सर्किट के विरुद्ध सुरक्षा किससे दी जाती है? जो अपना डियोल स्टार्टर होता है उसमें शॉर्ट सर्किट के विरुद्ध सुरक्षा अपन किससे देते हैं? बैकअप रिले से, डियोल कोयल, बैकअप फ्यूज, ओवरलोड रिले से। बताइए, डियोल स्टार्टर अर्थात डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर, इसमें अपन शॉर्ट सर्किट से सुरक्षा किससे देते हैं? शॉर्ट सर्किट से बचाव के लिए अपन क्या यूज़ करते हैं? बैकअप फ्यूज। अर्थात इसका राइट आंसर हो ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट 120 नंबर क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। 200 वोल्ट वाले 6 HP
शॉर्ट की गई शंट कंपाउंड मोटर अर्थात शॉर्ट शंट कंपाउंड मोटर 1 ओम आर्मेचर प्रतिरोध है जिसका 1 ओम सीरीज फील्ड रेजिस्टेंस और 220 ओम शंट फील्ड प्रतिरोध लगा है। यह 17 एम्पियर का फुल लोड करंट लेती है। शंट फील्ड करंट क्या होगा बताइए। एक शॉर्ट शंट अपने कौन सी मोटर दी है, शॉर्ट शंट कंपाउंड मोटर दी है। शॉर्ट शंट कंपाउंड मोटर का सर्किट कैसे होता है, ये अपनी फील्ड हो गई, ये अपना आर्मेचर लगा है, ठीक है। तो शॉर्ट शंट में क्या होता है, यहाँ सीरीज वाइंडिंग जुड़ी होती है, और लॉन्ग शंट में क्या होता है वो आप हमें कमेंट करके बताना। लॉन्ग शंट में ये जो सीरीज वाइंडिंग है ये कहाँ लगी होती है। तो इस क्वेश्चन को अपन आई शंट को सोल्व करेंगे तो इसका राइट आंसर क्या आएगा बताइए। इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी 0.925। अगर ये क्वेश्चन आपके समझ में नहीं आया तो आप इसका सॉल्यूशन हमसे इंस्टाग्राम पे या वहाँ प्राप्त कर सकते हो। अगर ये वीडियो आप फेसबुक पे देख रहे हो तो आप हमें कमेंट कर दीजिएगा, हम आपको इसका सॉल्यूशन प्रोवाइड करवा देंगे। इंस्टाग्राम पे हम इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन वैसे पोस्ट करेंगे, आप वहाँ जाके इसका सॉल्यूशन देख सकते हो। आज का अपना क्वेश्चन है, एक यूजेटी में टर्मिनल होते हैं बताइए। इस क्वेश्चन का आंसर आप हमें कमेंट करके बताएंगे। ये क्वेश्चन आपके लिए है, इसका राइट आंसर मैं अगले वीडियो में बताऊंगा। तब तक आप इस क्वेश्चन का कमेंट करके बताएं यूजेटी में कितने टर्मिनल होते हैं, साथ में टर्मिनल्स के नाम भी बता देना। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं जल्दी अगले वीडियो में।